नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मृदा से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बनते हैं, मृदा संसाधन क्या हैं और भारतीय मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इन सारी क्वेश्चन की जो श्रृंखलाएँ बनती हैं, वह सारी क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर मैं आज की क्लास में हाजिर हुई हूँ। और आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको बेसिक पता रहता है तो आपको अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन आज की क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास को स्किप मत करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। और आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारी क्लासेस की लिंक शेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बृहद मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो बताएंगे कि जो है बृहद मैदान के जो पुराने जलोढ़ मिट्टी हैं उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ों को बांगर कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और नदियों के बाढ़ के मैदानों में जो बिछ जाने वाली नए जलोढ़ों को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि बांगर किसे कहा जाता है और खादर किसे कहा जाता है। तो जो बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं उन्हें बांगर कहा जाता है, और जो नदियों के बाढ़ के मैदानों में बिछ जाने वाले नए जलोढ़ मिट्टी, ये पुराने और वह नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ठीक है, और इन मृदाओं में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पूछ रहा है कि भारत में जो है किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। तो कैसी मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो वह क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 15 लाख जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितना? लगभग भू क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट? 43.4%। ठीक है, 43.4%, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर देश के 43.4% भू क्षेत्र पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक विशाल वर्ग का यह जो है प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि मृत्तिकामयी अत्यधिक लसलसी अपारगम्य एवं सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदा होती है। ठीक है, मृत्तिकामयी अत्यधिक लसलसी जो होती है मिट्टियाँ और जो है सूखने पर फट जाती हैं, वह गुण वाली मिट्टियाँ कौन सी होती हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए और बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, काली मिट्टी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और काली मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पे क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है मृत्तिकामयी अत्यधिक क्या होती है? लसलसी होती है, और जब सूखने पर फट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सूखने पर फटने वाली या फिर जो संकुचन एवं फैलाव के गुणों से युक्त होती है, वह कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। ओके, मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है? यहाँ आपको बताना है यहाँ पे कि जो है आर्द्र एवं शुष्क जो मौसम के क्रमिक परिवर्तन जो होते रहते हैं उसके कारण निक्षालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है। तो वह कौन सी मृदा हो जाएगी? लैटेराइट मृदा। कौन सी हो जाएगी? लैटेराइट मृदा। लेटराइट मृदा जो है यह स्थानबद्ध मिट्टी है जो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, लगभग मतलब देश का कितना परसेंट? 3.7%। ठीक है, और यह भी जो है आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि जगहों पे पाई जाती है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियाशील होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेटराइट मृदा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला है कि मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो मैंग्रोव वन है, वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? जो सुंदरवन आपने सुना है तो बताएंगे मैंग्रोव जो वन होती है, यह जो वनस्पतियां होती हैं किस मृदा में पाई जाती है? फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। तो वह कौन सी मृदा हो जाएंगी यहाँ पे? तो वह दलदली। ठीक है, दलदली मृदाओं में। कहाँ हो जाएगा? दलदली मृदा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इन जो सड़ी वनस्पतियों में बनी मिट्टी होती है उनका निर्माण कोचीन, केरल तथा तमिलनाडु के जो है आर्द्र प्रदेशों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और आगे जो है आप सभी को दिखाते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है। बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का जो है विकास हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काली मृदा, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अभी हमने आपको बताया कि यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि जो है लावा क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और यह जो है मिट्टी जो होती है, जो काली मिट्टी होती है, सूखने पर फटने वाली और या फिर जिसे कहते हैं संकुचन और फैलाव से गुणों से युक्त जो है मिट्टी होती है, ठीक है, जिसमें संकुचन एवं फैलाव दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस मिट्टी को रेंगुर और क्या कहते हैं, इस मिट्टी को अगर पूछेगा कौन सी मिट्टी कहते हैं, तो रेंगुर व उत्तर प्रदेश में करेल तथा कपास मृदा भी कहा जाता है। किसको, काली मिट्टी को ही। रेंगुर मिट्टी अगर पूछे किसको कहा जाता है, तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है, ठीक है। कपास की खेती के लिए कौन से मृदा उपयुक्त होता है, तो काली मिट्टी ही उपयुक्त होती है, ठीक है। और इसे करेल भी बोलते हैं। ओके, क्लियर, बहुत सारी बातें हैं, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है। इसका बताएंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, कौन सी मृदा का विकास हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी का लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल मृदा जो है ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसे प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से जो है इसका विकास हुआ है। किसकी, लाल मिट्टी का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यह कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, यह भी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र आदि जगहों पर यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें जो है, इस मिट्टी में कहते हैं कि इसमें लोहे का अंश अधिक होता है, किंतु जीवांश जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना की कमी पाई जाती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस और चूना की कमी कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, तो वह कौन सा हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पे लाल मिट्टी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें कौन सी खेती की जाती है, इसमें तंबाकू, बाजरा, तीसी, गेहूं आदि जैसी फसलों की खेती की जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आप सभी की स्क्रीन पर, क्या है कि एंटीसॉल गढ़ के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी गई है। तो बताएंगे कौन सी मृदा रखी गई है, तो नवीन जलोढ़, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है, जो कि खांदर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन है अगला कि मृदा संघटनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो कार्बनिक पदार्थ की कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो यहाँ पे आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। तो 5.0 से 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत पाई जाती है, 5.0 से 10 प्रतिशत पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 5 से 10 प्रतिशत तक जो है मृदा संघटनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है 5 से 10 प्रतिशत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 6.0 से 7.5, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि मृदा के से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है, किसमें होती है, मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है ऋणायनों में। किसमें होती है, ऋणायनों में होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी लोग। बलुई मृदा प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होती है, क्योंकि क्या रीजन है, क्या रीजन है, बताएंगे फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा के जो है कणों से संबंध नहीं रहते, तो इसलिए बलुई मृदा जो है प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होती है। क्यों, क्योंकि जो धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबंध नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अगला हम बात करें कि नई सुधारी गई ऊसर में, ध्यान रखेंगे, नई सुधारी गई ऊसर में एक हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। तो कौन सी फसल जो है उपयुक्त फसल है, फटाफट बताएंगे यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ढैंचा, क्या हो जाएगा, ढैंचा। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होती है, तो हम बताएंगे कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सोयाबीन, मूंग, फ्रेंच बीन, मटर। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंच बीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, वो कौन सी फसल है, फ्रेंच बीन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंच बीन। अगला देखेंगे हम लोग
कि लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। वर्मी कल्चर में ध्यान रखेंगे, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है कहाँ से? तो अर्थ वर्म हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट खाद आपने सुना होगा, तो वह किससे तैयार किया जाता है? केचुए से। ठीक है, तो यहाँ पे वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। ठीक है, अगला देख लेंगे फटाफट। क्या है अगला क्वेश्चन कि भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? यह आपको बताना है। तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा मालवा पठार। क्या हो जाएगा? मालवा पठार। ठीक है, सही कर लीजिएगा। मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को क्या हो जाएगा? घुलनशील बनाने में जो है उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? तो यह आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? स्यूडोमोनास वर्ग के। कौन से वर्ग के होते हैं? स्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट। अगला क्या है कि भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं, क्या है क्वेश्चन? भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो बताएंगे फटाफट। कौन सा हो जाएगा उसमें? मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पे एमपी हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी जो है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप सभी को बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। अगर अभी तक आप सभी ने जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हो रही हैं। क्या है यहाँ की खास बात ये कि आप लोग कहीं भी किसी भी वक्त जो है क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, पीडीएफ, सब कुछ आप सभी को यहाँ पे मिलेगा। आप सभी के अनलिमिटेड जो है क्विजेज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप सभी का मल्टीपल लाइव जो है डाउट्स क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। यहाँ पे एक देखिए टेस्ट सीरीज चल रहा है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट पेपर का, जो कि एवरी संडे 10 AM पे होता है, और यहाँ पे टॉप 25 रैंकर्स को कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ये टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे आप सभी लोग कौन कौन सी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें इंटरेस्ट है वे सारे ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यहाँ पे खास बात यह है कि अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कई एग्जाम के प्रिपरेशन उसी सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। और भी कौन कौन से एग्जाम होगी आप सभी का, तो ये है। ठीक है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और ये सारी जो है एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने मनचाहे एजुकेटर से। ठीक है, इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर हम फी क्राइटेरिया की बात करें तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 9,350 रुपये है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए, जिससे आपको थोड़ा फ़ी और कम हो जाए, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करने से आपको 10% की डिस्काउंट और हो जाएगी, और आपकी फ़ीस 12 मंथ की हो जाएगी 8,415 रुपये। और आप इसी जो है फ़ी में आप सारी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, तो वह कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो वह है जस्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा? जस्ता सही जवाब हो जाएगा। अगला है दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? जो दलहनी फसलें होती हैं उनके उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वह कौन सा तत्व हो जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर लगभग में कितना है? यह आपको बताना है। मिलियन हेक्टेयर में लगभग में कितना है, तो यह आपको बताना है। तो 3.54 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 3.54। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ओके, अगला देख लेते हैं क्लोरोफिल। क्या है अगला क्वेश्चन? क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? क्लोरोफिल की जो है संरचना में कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है? तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। अगला है भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? तो किस तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे अगले क्वेश्चन का जवाब। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग कौन सा है? भारत में जो है सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो हमने आपको बताया कि कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी का। ठीक है, लाल मिट्टी। कितना है? लगभग मैंने बताया था आप सभी को कितना है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 15 लाख
वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, लाल मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी का कितना है, और यह जो है जो भूभाग है उसका 15.2%। ठीक है, तो जो काली मिट्टी है 15.2% जो है भू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, और जो जलोढ़ मिट्टी है वो कितना है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है, बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है, तो जैव उर्वरक, प्रावल मूल या फिर लाइकेन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कवक मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवक मूल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि रेंगुर किसका नाम है, आपको बताना है कि रेंगुर जो है किसका नाम है। तो मैंने आपको बताया कि काली मिट्टी को जो है नाम है, किसका नाम है, काली मिट्टी का नाम है रेंगुर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, सही जवाब। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला है अधोलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल के निर्माण में सहायक होता है, तो कौन सा तत्व होता है, फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गंधक। ठीक है, गंधक जो है वनस्पति तेल के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास दोस्तों, ये थी आज की क्वेश्चन। कैसी रही क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, तो ये थी क्लास, और कुछ मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे वह पूछ लेती हूँ। आप लोग सर्च करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जो लवणीय मृदा होती हैं, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में कौन से फल उगाए जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि जो है पौधों की वृद्धि जो है सामान्यतः किस मृदा पीएच मान के मध्य होती है, और मैंने आप सभी को बताया आज की क्लास में, तो यह आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है किस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो कौन सी मृदा है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इसको बताएंगे थर्ड। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेसाल्ट खनिज चट्टान पर किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है, फटाफट बताएंगे इसका जवाब। ये थी आज की क्वेश्चन, और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहे आप सभी, और बताइएगा कि कैसी रही क्लास। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, और जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। चैनल पर लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।